सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी एक बार कंफर्म करेंगे। कंफर्म करिए एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, वॉइस में कोई इशू तो नहीं है। एंड आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 15। करेंगे वॉइस में दम है सर के। अच्छा क्या बात कर रहे हो, कितनी दम है? सही है सारी चीज़ें। ओके, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंफर्म करिए एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, वॉइस में कोई इशू तो नहीं है। एंड आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 15। चलो ठीक है, तो शुरू करें। ओके, लेटेस्ट पता है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से उसका कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। हिमालयाज़ कोई एक सीरीज़ ऑफ माउंटेन नहीं है बल्कि मल्टीपल सीरीज़ ऑफ माउंटेन है, जिसमें कि हमारा ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक आता है। तो ये डिफरेंट रेंज ऑफ माउंटेन्स है, जिसमें कि ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा था काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। काराकोरम में हमने ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स पढ़े थे। हमने देन ग्रेट हिमालय पढ़ा था, जिसको कि हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, वहीं पर ही आपको क्या मिलेंगी, एक सेकेंड, वहीं पर ही आपको बहुत जो हाई पीक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट विच इज़ दी हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड, वो आपको देखने को मिलेगी ग्रेट हिमालयाज़ में। जो माउंट कंचनजंगा है, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ग्रेट हिमालय में। तो जितनी भी आपको हाई पीक्स हैं वो ग्रेट हिमालयाज़ में देखने को मिलेगी, जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर इन डिटेल नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, फिर इनर हिमालय बोलते हैं, और ग्रेट हिमालय के नीचे, जस्ट नीचे। और ग्रेट हिमालय की अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो कितनी है, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। जैसे कि हम वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट पढ़ते हैं 1200 मीटर है, ईस्टर्न घाट की 600 मीटर है, उसी तरह से इसकी कितनी है, 6000 मीटर है एवरेज हाइट की बात करेंगे। ठीक है, देन लेसर हिमालय की एवरेज हाइट है 4000 मीटर, और ग्रेट और लेसर के बीच में ही आपको कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली देखने को मिलती है। जो लेसर हिमालय उसको मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, फिर हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, और इसके रीजनल नेम्स होते हैं, जैसे कि कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं, हिमाचल में धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं, नेपाल में नाग तिब्बा के नाम से, सॉरी उत्तराखंड में नाग तिब्बा के नाम से, और नेपाल में अगर बात करेंगे तो महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। एंड देन लेसर हिमालय, और ये शिवालिक है। शिवालिक को हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक और जो लेसर हिमालय, उनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं बताइए जल्दी से। तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर होगा। धौलागिरी, धौलागिरी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, धौलाधर एक माउंटेन रेंज है। ये जो माउंटेन रेंज है इसको हिमाचल में, यानी मिडिल हिमालय को हिमाचल में धौलाधर बोलते हैं, लेकिन धौलागिरी एक पीक का नाम है, एक चोटी का नाम है। क्लियर? और इसकी हाइट 8167 मीटर होगी। कामेत जो है उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है कामेत। और बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी आपकी 7756 मीटर। और अन्नपूर्णा की अगर बात करेंगे तो ये नेपाल में सिचुएटेड है अन्नपूर्णा, और इसकी हाइट होगी आपकी 8078 मीटर। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा, इंडिया की अगर हाईएस्ट पीक पूछेगा, इंडिया की हाईएस्ट पीक, तो काफ़ी इसको लेके कन्फ्यूजन होता है कि कंचनजंगा होगी या फिर केटू होगी, कंचनजंगा होगी या केटू होगी। तो ध्यान रखिएगा कि कंचनजंगा ही माना जाएगा, क्योंकि केटू जो है वो पीओके में पड़ती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वो डिस्प्यूटेड है। कंचनजंगा की अगर बात करेंगे तो सिक्किम में, और कुछ हमारे फेस्टिवल भी होते हैं, कुछ डांस भी होते हैं, जैसे कि लेप्चा ट्राइब परफॉर्म करती है, चू फाट डांस करके होता है एक। ठीक है, ये कंचनजंगा जो भगवान है वहाँ पे के नाम से, भगवान के रूप पे पूजा जाते हैं, तो उनके लिए परफॉर्म किया जाता है इस पर्टिकुलर डांस को, चू फाट, जो कि सिक्किम में होता है। सिक्किम के फेस्टिवल्स बताइए जल्दी से जो मैंने आपको बताए थे। केटू की अगर हाइट बात करेंगे तो ये 8611 मीटर है। ठीक है, और ये ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड की सेकेंड हाइएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद ये आपकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है, चीज़ ध्यान रखना। और सिक्किम के अगर फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो लोसूंग, लोचार, लोसर, है ना, फांग लापसोल, फांग
लापसोल, फांग, लापसोल। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक है आपकी K2 8611 मीटर। कंचनजंगा का आपको पता है 8598 मीटर, ये कंचनजंगा की हाइट है। और फोर्थ हाईएस्ट अगर पीक पूछेगा ना, ये तिब्बत में पड़ती है फोर्थ हाईएस्ट पीक, ये है माउंट लॉत्से, ये आपकी माउंट लॉत्से जिसकी हाइट है 8516 मीटर। ठीक है, 8516 मीटर इसकी हाइट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कुछ यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं? नहीं, बाकी तो हमने देख लिया कामेत उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में एक और है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी ध्यान रख लेंगे। नंदा देवी यहाँ की हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की विद द हाइट ऑफ, ध्यान रखना कामेत की कितनी थी, कामेत की थी 7756, इससे भी ज़्यादा है 7816 मीटर है इसके नंदा देवी की। ऑर्डर BADC हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक अगर आप माउंट एवरेस्ट का भी जानते थे तो आराम से ये क्वेश्चन हो सकता था, बिकॉज फर्स्ट का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये अगर आपको बाकी की हाइट नहीं भी पता थी, माउंट एवरेस्ट की पता होनी भी चाहिए आपको क्योंकि हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, तो भी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते थे, है ना। बट फिर भी थोड़ा सा यार याद रखना, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको एक का पता होगा तो बाकी के एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाकी के भी। इन विच वाटर बॉडी डू सेवरल हिमालयन ट्रिब्यूटरीज लाइक श्योक, गिलगिट, शिगर, गास्टिंग, द्रास मीट एंड फाइनली एमर्ज फ्रॉम द हिल्स नियर अटोक वेर इट रिसीव्स द काबुल रिवर। और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, लेसर और शिवालिक के बीच में कौन सी है लॉन्गिट्यूडनल वैली? दून, है ना। एंड द लार्जेस्ट दून इज देहरादून। काफ़ी सारे दून और होते हैं, कोटली दून, पाटली दून, ये भी। तो ये किस रिवर की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पे श्योक, गिलगिट, शिगर, गास्टिंग और द्रास जो है ये मीट करती हैं और फाइनली जो है अटॉक से एमर्ज होती हैं। तो एक्चुअल में ये है आपका इंडस रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम तो हमने पूरा पढ़ रखा है पहले ही, और हमने ऐसा तो कुछ वहाँ पर देखा नहीं था। ब्रह्मपुत्रा में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, निकलती कहाँ से है, तो कैलाश मानसरोवर के पास में एक जगह पड़ती है, अंगसी ग्लेशियर है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। यारलंग सांगपो इसका नाम होता है, या फिर इन शॉर्ट सांगपो। एंड देन उसके बाद क्या है कि ये यूटर्न मारती है फ्रॉम नामचा बरवा, और ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपको पता है ना, नामचा बरवा में यूटर्न मारती है, एंटर करती है हिंदी अरुणाचल, जहाँ पर इसको सियांग, या पहले तो सियांग के नाम से जाना जाता है, देन दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद ये साउथ यहाँ पर एंटर करती है असम में, मजूली आइलैंड बनाती है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। देन उसके बाद साउथवर्ड टर्न मार के, यानी साउथवर्ड टर्न कहाँ मारती है, धुबरी में, धुबरी जगह पड़ती है असम में, और साउथवर्ड टर्न मार के एंटर करती है बांग्लादेश में, जहाँ पर इसको जमुना के नाम से जानते हैं। फिर हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज देखी थी, दिबांग, लोहित, धानसारी। यहाँ पर है आपकी सुबनसारी, कामेंग, तीस्ता, मानस, ये सब इसको ऊपर से ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो ये हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पूरा पढ़ा था। गोदावरी और महानदी अभी हमें नहीं पढ़ना है। इंडस रिवर सिस्टम इसका सही आंसर है। पूरा समझ लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो इंडस रिवर भी पास से ही निकलती है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है उसी के पास में, यानी कि कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, बट इसका ग्लेशियर अलग है। ग्लेशियर कौन सा है? ग्लेशियर इसका है भोखारचू, इस ग्लेशियर से निकलती है। और निकलने के बाद, ठीक है, ये देमचौक जो जगह पड़ती है लद्दाख में, वहाँ से एंटर करती है। लेह इज़ द ओनली सिटी दैट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। इंडियन सिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो पाकिस्तान की नेशनल रिवर है इंडस, और वहाँ पर काफ़ी सारी सिटीज़ लोकेटेड है इंडस रिवर की बैंक्स पे। ठीक है, लेह इंडिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन ये एंटर करती है, और फिर इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, जहाँ की आपकी नेशनल रिवर भी है। जैसे इंडिया की गंगा है तो वैसे पाकिस्तान के इंडस है। अब ट्रिब्यूटरीज को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। आई थिंक ये मैंने ब्रह्मपुत्र वाले में नहीं बताया था, कल हम डिस्कस भी कर रहे थे जो IRS सेशन हुआ था उसमें। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि रिवर का फ्लो किस साइड में है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस ऐसे फ्लो कर रही है, तो इंडस के तरफ अगर आप अपना मुंह रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। यानी कि इंडस को जो ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, और जो नीचे से ज्वाइन कर रही होंगी वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ पर जितनी भी लिखी हुई है श्योक, गिलगिट, शीगर, ग्रास्टिंग, द्रास, ये सब तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है अगर आप देखें तो। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से बनता है। श्योक ये है आपकी, जो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं श्योक है। ठीक है,
तो ये श्योक है। देन यहाँ से इसको गिलगिट, जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है पीओके में, वहाँ से ज्वाइन करती है। देन इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काबुल है, कुर्रम है, तोची है, गोमल है। अभी क्वेश्चन भी बना था इस पर कि इनमें से कौन सी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है। तो गोमल करके ध्यान रखिएगा आप, है ना। बाकी जो श्योक है वो आपकी सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो ये ऊपर यानी कि आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी जो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे वाली पे आते हैं। नीचे यहाँ पर एक छोटी सी रिवर ज्वाइन करती है जिसको जंस्कार के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए जंस्कार। लेकिन अगेन ये उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं वो ये हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। इन पांचों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज को पंचनद बोलते हैं। क्लियर। अब इनके बारे में भी हमें डिटेल में पता होना चाहिए। किसके बारे में? झेलम, चेनाब, रवि और ब्यास और सतलज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। झेलम की अगर बात करें, पहले तो सबका पॉइंट ऑफ ओरिजिन पता होना चाहिए। उसके बाद इनका वेद में यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें नाम क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे झेलम, तो झेलम निकलती है वेरीनाग से। चेनाब निकलती है बारा लाचला पास से, जो बारा लाचला दर्रा है, बारा लाचला पास, ठीक है। रावी और ब्यास दोनों एक ही जगह से निकलती हैं और वो है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा है, ठीक है। सतलज की अगर बात करेंगे तो ये निकलती है आपकी राकस ताल करके एक जगह पड़ती है, राकस ताल। यहाँ पर आपका जो कैलाश मानसरोवर पड़ता है, यहीं से नीचे देखो जरा थोड़ा सा नीचे, ये आपको दिख रहा है पॉइंट, ये राकस ताल ही है जहाँ से निकल रही सतलज रिवर, ठीक है। क्लियर। अब कुछ पहले हम जान लेते हैं कि इनका नाम क्या है, वेदों में नाम क्या है। तो झेलम का ध्यान रखना है आपका वितास्ता है, इसको व्यात के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चेनाब की अगर बात करेंगे तो इसका नाम अस्किनी है। रावी की बात करेंगे पुरुषनी है। ब्यास का बिपाशा है। सतलज का शतुद्री है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। झेलम रिवर जो होती है, ये ध्यान रखना, यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है। क्या मैंने अभी आपको मियांडरिंग वगैरह पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? यूथफुल स्टेज में ही मियांडरिंग करती है। एक्चुअल में मियांडरिंग का मतलब होता है जब नदी सांप की तरह चलती है, ऐसे मटक मटक के, ठीक है। तो उसको मियांडरिंग ऑफ रिवर बोलते हैं। अब मियांडरिंग जो होती है ये हमें एक फीचर देखने को मिलता है या तो मेच्योर स्टेज में या ओल्ड स्टेज में, बट झेलम अपने यूथफुल स्टेज में ही मियांडरिंग करती है, ठीक है। झेलम जो होती है, झेलम जो है चलो ये तो अभी जब लेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ नहीं, तो अभी आप वो कर सकते हो, लिख सकते हो कि वूलर लेक को फीड करती है। वूलर लेक का जो पानी मिलता है वो एक्चुअल में झेलम, और वूलर लेक आपको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। ऑलराइट, येस नो ये सब समझ नहीं आता, येस कोई बोलता है कोई नो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज के रिगार्डिंग ध्यान ये रखना है कि ये इंडिया में इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम शिपकीला पास। तो जो शिपकीला दर्रा है वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। देन अगर पूछेगा इसमें से कौन सी ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। क्लियर। अच्छा, ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब क्या होता है? और यहाँ पर आपको ट्रांस बाउंड्री कुछ और नज़र आ रही होगी। ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है जो बाउंड्री में फ्लो हो, जो दो कंट्रीज़ का जो बाउंड्री है उसके बीच में फ्लो हो। यहां पर आपको देख रहा होगा झेलम इस तरह से, है ना, लेकिन ये ट्रांस बाउंड्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि भाई इसमें मतलब कौन सी ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है, इंडस की ट्रिब्यूटरी। लेकिन झेलम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से ट्रांस बाउंड्री रिवर है, बट झेलम नहीं है, ध्यान इस चीज़ का रखिएगा, ठीक है। चेनाब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पंचनद जो हैं, ये जो पांचों रिवर्स हैं, ये कलेक्टिवली इंडस को कहाँ पर मीट करती हैं? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिठान कोट नाम की जगह है, यहाँ पर मीट करती हैं। एक और चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दैट वाज द्वाब। द्वाब क्या होता है? ठीक है, ये मैंने आई थिंक आपको पढ़ाया था। द्वाब होता है दो रिवर के बीच का जो रीजन होता है उसको द्वाब बोलते हैं। तो ऐसे आपसे पूछता है कि जो झेलम और चेनाब है उसके बीच का द्वाब क्या होता है?
चेनाब रावी के बीच का दोआब, रावी ब्यास के बीच का दोआब और ब्यास और सतलज के बीच का जो दोआब होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, झेलम और चेनाब के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं छेज दोआब। ठीक है, छेज दोआब। चेनाब और रावी के बीच में जो बनता है उसको जानते हैं रेचना दोआब। मतलब बड़ा आसान है, रा और चा ले लिया तो रेचना दोआब बन गया। रावी और ब्यास की अगर बात करेंगे तो बारी दोआब। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बिष्ट दोआब। ठीक है, एंड यहां पर हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करेंगे तो 1960 में साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, ये साइन हुई थी 1960 में। ये 1960 में साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जैसा भी मैंने बताया कि जो रिवर फ्लो होती है बाउंड्री में वो तो रावी है, बट आपको पता है कि सारी रिवर ऑलमोस्ट इंडिया से जा रही हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, रावी इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, सारी जो हमारी 6 नदियाँ हैं, 6 मतलब इंडस और वो उसकी जो नीचे जो 5 बड़ी ट्रिब्यूटरीज है जिनको पंचनद बोलते हैं, और एक्चुअली पंजाब का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा, पंचनद के नाम की वजह से ही। ठीक है, तो इनका वाटर शेयरिंग को लेके एक ट्रीटी हुई है 1960 में, जिसमें कि इंडस, ध्यान रखिएगा अभी इस पे सवाल बना था सीडीएस एग्जाम में कि कौन सी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन सी ईस्टर्न रिवर्स हैं। तो इंडस, झेलम और चेनाब, इनको हम वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं। इनका 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा क्योंकि सारी रिवर्स इंडिया से जा रही हैं, और 80% जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब के नीचे रावी, ब्यास और सतलज, इनको अगर बात करें तो ये ईस्टर्न रिवर्स हैं। इनका 20% यूज़ करेगा पाकिस्तान और 80% यूज़ करेगा इंडिया। क्लियर है? रावी रिवर पे ही अभी हमने शाहपुर कंडी बैरेज बनाया है पंजाब में, बिकॉज अभी तक इसका हम 80% यूटिलाइजेशन कर नहीं रहे थे, लेकिन अभी हमने शाहपुर कंडी बैरेज बनाया। लेकिन पाकिस्तान इसमें कुछ बोल नहीं सकता कि आपने क्यों बनाया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसका मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक, तो उसके अकॉर्डिंग हम 80% वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर था। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू गए थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आयूब खान जो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे वो गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विड बी दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मिठानकोट, ध्यान रखना कि ये पांचों रिवर्स कहाँ पर मिलती है इंडस को, यहाँ पे, और ये अपना वाटर ड्रेन कहाँ पे करती हैं? तो इस साइड में क्या है आपको पता है, ये इस तरह से आई है इंडस, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरेबियन सी है, तो अरब सागर में अपना वाटर को ये ड्रेन करती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जीविकोपार्जन, क्या जीविकोपार्जन कृषि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके एग्रीकल्चर आउटपुट इज सफिशिएंट फॉर द कंट्री। आयुब खान सबका सही है। सर जी सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या प्रेसिडेंट? भाई ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, मतलब इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस, है ना। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को तो कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको कंपेयर कर लो, लेकिन एज सच सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सब देखो डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक होता है आपका जैसे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हम बोल सकते हैं, प्लांटेशन, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आती है, ZBNF भी आता है। ZBNF होता है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स भी आता है। तो एक्चुअल में है क्या कि कॉमर्शियल का मतलब ये होता है कि जो एग्रीकल्चर किया जाए सिर्फ सेलिंग के पर्पज़ से, उसका जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस को सेल करना है, बस प्रोड्यूस को बेचना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खेती करी, किसकी मान लेते हैं, खेती करी आपने टमाटर की, ठीक है, तो आपने मान लेते हैं कि भाई 4-5 बीघे में पूरा टमाटर ही टमाटर लगा दिया। तो उसका मतलब ये तो है नहीं 4-5 बीघे में जितना टमाटर लगाया वो तुम अपने खाने के लिए लगा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको बेचने के लिए लगा रहे हो। प्लांटेशन भी इसी का एक सिमिलर तरीके से होता है, बट प्लांटेशन में होता है क्या ना कि एक लार्ज पार्ट ऑफ एरिया में एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जूट कल्टीवेशन कर दिया गया, जैसे कि कॉटन कल्टीवेशन कर दिया गया। अगेन इसको हम खाएंगे तो है नहीं जूट को या फिर कॉटन को, या फिर अपने यूज़ में तो लाएंगे नहीं,
लेकिन ये होता क्या कि एक बड़े पार्ट ऑफ लैंड में हमने पूरा एक ही क्रॉप को ग्रो कर देते हैं, दैट इज़ प्लांटेशन। वहाँ पर भी पर्पस बेचना ही होता है। ऑर्गेनिक होता है जहाँ पर हम ऑर्गेनिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें खाद डालनी है तो हम यूरिया नहीं डालेंगे उसमें, हो सकता है हम जो काऊ डंग होता है, जो गोबर वगैरह होता है, उसका खाद बना के उसको यूज़ करेंगे। ZBNF में क्या होता है, ये ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक है। मतलब ऑर्गेनिक तो आप जानते हैं कि जहाँ पर नेचुरल तरह से चीज़ें उगाई गई हैं, है ना, कहीं पे भी ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर्स का केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर यूज़ ही नहीं हुआ है, कुछ यूज़ नहीं हुआ है, नेचुरल तरीके से ग्रो हुआ है। ना तो हमने काऊ डंग भी नहीं डाला है, हमने कुछ नहीं डाला, तो ज़ीरो बजट है, यानी कुछ भी नहीं लगा इसमें। हाइड्रोपोनिक्स होता है जहाँ पर हम सॉयल का यूज़ ना करके पानी का यूज़ करते हैं, सॉइल की जगह वाटर का यूज़ किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सही आंसर होगा कि सब्सिस्टेंस। हाँ, सब्सिस्टेंस मैंने जानबूझ के नहीं बताया यहाँ पर लिखा, बिकॉज सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जब आप खुद के लिए उगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके घर के बगल में कुछ पीस ऑफ लैंड है, पार्ट ऑफ लैंड है, वहाँ पर आपने कुछ खेती कर ली, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइमरली फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए आप जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट इज सब्सिस्टेंस। अब ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या होता है? इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह खेती, और ये है गहन निर्वाह खेती। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ पर एक बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड में, बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड में जब आप एग्रीकल्चर करते हो, कल्टीवेशन करते हो, यानी कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो। ये उन कंट्रीज़ में किया जाता है जहाँ पर लैंड कम है और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, जापान में भी उतना ज़्यादा नहीं होगा बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन कम है। कनाडा में पॉपुलेशन उतनी है नहीं, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार सीडीएस में इस तरह से पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पर आप बहुत, ठीक है। और अगर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस पूछ ले कि क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस क्या होता है जहाँ पर आप यूज़ प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराने जो टूल्स हैं, जैसे कि खुरपी, फावड़ा, इन सब, हंसिया, इन सब का, हंसिया तो समझते हो ना, ठीक है, क्या बोलते हैं हंसिया को? सिकल, सिकल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये हंसिया, तो यूज़ प्रिमिटिव टूल्स। तो प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके अगर आप एग्रीकल्चर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव का है जहाँ पर, इंटेंसिव कीवर्ड का मतलब है आप इंटेंस कर रहे हो, यानी कि बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर रहे हो, ठीक है। और भी होते हैं जैसे कि ऑल्टरनेट क्रॉपिंग होता है आपका, ठीक है, टेरेस फार्मिंग होता है। टेरेस तो मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक बताई थी। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक में हमने एक देखा था शेल्टर बेल्ट, जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है तो वहाँ पर ऐसे पेड़ों की एक बेल्ट लगा दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट, जिससे कि हवा का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाता है। मल्चिंग होता है, मल्चिंग में जहाँ पर आप जो क्रॉप रेजिड्यू उसको रख देते हो सॉइल के ऊपर, सो दैट उसका मॉइस्चर रिटेन रहे। देन कॉन्टूर बंडिंग, जहाँ पर इस तरह के आप कहीं ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है, तो कॉन्टूर बंडिंग कर देते हो सो दैट कि जो पानी पड़े तो उसके बाद टॉप सॉइल इरोड ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो वहीं पर मैंने आपको बताया था टेरेस फार्मिंग की, भाई आप हिली एरियाज़ में किस तरह से ऐसे टेरेस बना लेते हो और उसी पे फार्मिंग करते हो, जो स्टेप्स टाइप बन जाते हैं आपके। ऑल्टरनेट, जो ऑल्टरनेट फार्मिंग होती है, ठीक है, ऑल्टरनेट फार्मिंग में हो जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक क्रॉप ग्रो किया, देन यहाँ पर दूसरा, सेम फील्ड में, सेम पार्ट ऑफ लैंड में आपने एक क्रॉप, देन दूसरा क्रॉप, इस तरह से ऑल्टरनेटिवली आप उसको ग्रो करते हो। सो दैट कि जैसे इसको मान लेते हैं दूसरे वाले को छाया चाहिए और ये बहुत लंबी होती है क्रॉप, तो ये बड़ा अच्छा काम करेगा। ये लंबी होती है तो इसको छाया प्रोवाइड कर देगा, लंबी होती है तो इसको छाया प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से ऑल्टरनेट जो फार्मिंग है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। क्लियर है? Now moving on towards the next question, and that is how many days of absence from parliament without permission will a member of parliament be disqualified? यानी कि बिना अनुमति के संसद में कितने दिन तक अगर कोई नहीं आएगा तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है 60 डेज, 30 डेज एंड 50 डेज या फिर 20 डेज। बताइए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 60 डेज। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह किस में लिखा है? अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन इज मेंशन इन दी आर्टिकल नंबर 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अनुच्छेद नंबर 102 है उसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। और डिस्क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो किस किस ग्राउंड में होता है? तो अगर कोई ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट होल्ड करेगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा तो, ठीक है, कोई अगर अनसाउंड माइंड का होगा यानी पगला टाइप हो जाएगा तो, ठीक है,
अनसाउंड माइंड। देन अगर कोई अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हो जाता है, अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, ठीक है, यानी कि आप बैंक के जो अपने लोन लिया था वो नहीं भर पा रहे हैं आप। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और पांचवा चीज़ लिखा है कि अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन किसी और कानून के तहत हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें तो लिखी हुई हैं संविधान में, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट फर्दर लॉ बनाता है उसके तहत भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि पार्लियामेंट ने बना रखा है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, तो उसमें भी कुछ ग्राउंड्स आपके मेंशन कर रखे हैं कि अगर कोई 2 या उससे ज़्यादा साल तक जेल में रहता है तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी चूजन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये चीज़ है। अच्छा, कल IRS में एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे जो मैंने बोला था कि कल के लेक्चर आपको बताऊंगा, एंड दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदल होता है। तो है क्या? आर्टिकल नंबर 75 हम पढ़ चुके हैं, लेट अस रिवाइज इट क्विकली। फर्स्ट में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेगा ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दूसरा वाला जो इसमें क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये सर्व करेंगे टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये लिखा है। दैट मीन्स कि दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दी प्रेसिडेंट। और तीसरे में लिखा हुआ है इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिख इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज हम कर चुके हैं इसको। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी टुवर्ड्स द लोअर हाउस, एंड लोअर हाउस इज नन अदर दैन द लोकसभा। एंड लोकसभा की पहली सिटिंग और पहली मीटिंग कब हुई थी जरा कमेंट करके बताएंगे। चौथे में लिखा हुआ है शपथ यानी ओथ। पांचवें में लिखा हुआ है कि अगर कोई 6 महीने तक मतलब कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ्स के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जो सीट है वो चली जाएगी या फिर सांसद नहीं कहलाएंगे। और छठवें में लिखा है कि जो सैलरी अलावेंसेज ये सब जो आपके निकलेंगे वो निकलेंगे अकॉर्डिंग टू दी सेकंड शेड्यूल। आपको पता है दूसरे अनुसूची में लिखा है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टेरिटरी है ना, यूनियन एंड टेरिटरी, और ई से था एमोल्यूमेंट। एमोल्यूमेंट का मतलब होता है भत्ता। तो सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट है, तीसरे में ओथ है, पता है आपको। और लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को पहली सिटिंग हुई थी। पहली मीटिंग की बात करेंगे 13 मई 1952 की, ना सिर्फ लोकसभा की बल्कि राज्यसभा की भी पहली मीटिंग 13 मई 1952 को ही हुई थी 1952 में। अब ये 75 का जो क्लॉज 1 है, इसमें ये क्लॉज 1 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया ए, एक सब क्लॉज जोड़ा गया ए, जिसको कि ठीक है 91st अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और एक जोड़ा गया बी, ठीक है, अगेन थ्रू 91st अमेंडमेंट। अब इसमें यह लिखा गया 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। वैसा तो है नहीं मोदी जी जीते, ठीक है। अब कई बार होता क्या ना, गठबंधन की जब सरकार बनती, जैसे इस बार बनी, आपको पता है गठबंधन की सरकार बनी सेंटर में, तो उस केस में होता क्या कि जो गठबंधन वाले होते हैं वो भी बोलते हैं हमें भी मिनिस्टर का पद चाहिए, हमारे भी जो हैं पार्टी वाले उनको मिनिस्टर का पद चाहिए। तो मिनिस्टर का पद देने के चक्कर में कभी ऐसा ना हो गठबंधन की सरकार के केस में कि ढेरों मिनिस्टर खड़े कर दिए, अलग अलग फालतू की मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी और मिनिस्टर बना दिए। तो इस चीज़ पे कैपिंग लगाने के लिए 91st अमेंडमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिसाइड कर दी, एंड दैट इज 15% ऑफ लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। यानी कि लोकसभा के जितनी मेंबरशिप है उसका 15% से ज़्यादा आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। और ये जो क्लॉज बी है इसमें बोला गया कि अगर कोई मिनिस्टर डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर के पद से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब डिफेक्शन की जब हम बात करते हैं तो 10th शेड्यूल में ये मेंशन्ड है एंटी डिफेक्शन लॉ, और इस 10th शेड्यूल को वैसे तो 52nd अमेंडमेंट से ही ऐड कर दिया गया था। नाउ अब जब हम बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो डिसाइड करता है वो हमारा करता है प्रेसिडेंट। डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, बट रिमेंबर डिस्क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय, इट इज डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक तरह से डिसाइड करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पीठासीन अधिकारी डिसाइड करेगा कि कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, ठीक है। उस केस में स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। फिर बात आई क्या इज इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, क्या वो उस पर जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। तो पहले तो ये था कि नहीं जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, बट कि होटो होलोहान वर्सेस जचिलू केस में,
कि होटो होलोहान वर्सेस जो जचिलू केस हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। क्लियर? किसी का यहाँ तक कोई डाउट? सर इसमें बिल्कुल ये जो चीज़ है ये 60 दिन तक अगर कोई एब्सेंट रहेगा, ये 102 में नहीं है। 102 में तो डिस्क्वालिफिकेशन है, 101 में है ये चीज़। 101 में आपको पढ़ा चुका हूँ, 101 100 में 100 हम पढ़ चुके हैं। 100 क्लॉज 1 क्लॉज 3, 100 क्लॉज 1 में वोटिंग इन हाउस है, 100 क्लॉज 3 में कोरम इन हाउस है। 101 में लिखा हुआ 101 में लिखा हुआ है कि अगर कोई एमपी एब्सेंट रहता है, ठीक है, 60 दिनों तक, तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। और किस किस सीट में सीट वैकेंट होती है मैंने आपको बताया था। अगर कोई आपका 2 हाउसेज यानी कि आपका पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस का मेंबर बन गया, या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का मेंबर बन गया, तो उस केस में भी आपकी सीट वैकेंट हो सकती है। तो वैकेंसी ऑफ सीट जो है वो आर्टिकल नंबर 101 में लिखा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक अभी? चलो तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 5th। द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग ऑफ द हाउस अलॉटेड फॉर आस्किंग। सर सेशन हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगा, प्लीज़ बता दीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए। संडे को होता है आई थिंक, मैं फिर से 3.0 में लिंक शेयर करना भूल गया था। कोई नहीं, मैं इसी से रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो फर्स्ट आवर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंसर मोशन, 0 आवर, प्रिविलेज मोशन या फिर क्वेश्चन आवर। तो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग शुरू होती है, जैसे कि आप स्कूल जाते थे तो स्कूल शुरू होता था, है ना, सुबह 8 बजे से 9 बजे से, जब भी है ना, तो 9 बजे से शुरू हो रहा है, तो उसी तरह से जो हमारे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू होती हैं 11 AM से। सुबह 11 बजे से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं। एंड जो पहला वाला घंटा होता है 11 AM से 12 PM तक, दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन आवर। इसको प्रश्नकाल बोलते हैं। देन इसके बाद 12 PM से लेकर 1 PM का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज 0 आवर, शून्य काल बोला जाता है। देन इसके बाद हो जाता है इन लोगों का ब्रेक, फिर जाते हैं कैंटीन, एकदम खूब मस्ती मारते हैं। देन उसके बाद आते हैं और फिर आराम से जम्हाई मारते हैं। तो क्वेश्चन आवर की अगर बात करेंगे, ठीक है, और पता है जैसे जो भी मैंने बात बोली, अगर ये बात पार्लियामेंटेरियन सुन लें और अगर उनको गुस्सा आ जाए, ठीक है, तो क्या आपको पता है कि ये मैंने उनका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का हनन कर लिया। ठीक है, और ऐसे केस में क्या हो सकता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, वो मुझे बुलाएंगे और हो सकता है वो मुझे सज़ा देंगे और हो सकता है कि वो मुझे जेल दे दें। वो जो जेल की सज़ा देते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो काल कोठरी पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही होती है, जितना कि मुझे पता है, क्योंकि ऐसा केस हुआ था हमारे यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो आज से बहुत साल पहले कानपुर में बीजेपी नेताओं की पिटाई कर दी थी। एक आईपीएस ऑफिसर थे और कुछ सबॉर्डिनेट उनके ऑफिसर्स थे। मतलब बहुत सालों पहले की बात, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 10 साल, मतलब ये जो घटना है जब उनको सज़ा मिली, ये तो अभी आई थिंक 2 साल पुरानी होगी, 2 साल पहले की बात है। ठीक है, लेकिन वो जो घटना है जो हुई थी जिसके लिए सज़ा मिली, वो 10-15 साल 10 साल तो एटलीस्ट पहले हुई थी, जितना मुझे याद है। ठीक है, तो उस केस में अभी जाके फिर जो सतीश महाना है या लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, उन्होंने बुलाया सबको, कटघरे में खड़ा किया, कटघरा बनाया गया एक अलग से। ठीक है, आप में से पता नहीं हो सकता, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। सब लोगों को कटघरे में बुलाया गया और इनको 1 या 2 दिन बोला गया कि ये 1 से 2 दिन यहाँ रहेंगे, बंद रखा जाएगा इनको, आईपीएस ऑफिसर और उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये होता है कि अगर कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का अगर हनन करता है तो, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल जो इससे डील करता है वो 105 है एंड 122 है। 122 में तो मैंने आपको बताया था 120 में तो लैंग्वेजेस दिया हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश करके। 121 में लिखा है कि पार्लियामेंट में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स डिस्कस नहीं हो सकती, और 122 में लिखा है कि कोर्ट में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग डिस्कस नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 105 में इन जनरल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको फ्रीडम है कि कुछ भी वो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, हमारी पीवाई की सीरीज़ का क्या होगा? हाँ, जेल से लाइव रहेंगी क्लास सर।
डर का माहौल है, हाँ। आपको होगा तो मज़ा आएगा सर, आप वहीं से क्लास लेना। ठीक ठीक, हाँ। इतने तुम लोग वो ये नहीं कि कैसे बचाओगे मुझे, ना ना ना, वहीं से मज़ा आएगा, है ना, वहीं से क्लास लेना। तो अभी पूछ रहा है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है स्टार्ड, एक होता है अनस्टार्ड, ठीक है, एक होता है शॉर्ट नोटिस, और एक होता है आपका प्राइवेट मेंबर से जो पूछा जाता है। अच्छा, ये प्राइवेट मेंबर कौन होता है? तो पार्लियामेंट में ध्यान रखना, जो मिनिस्टर नहीं होता है वो प्राइवेट मेंबर होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट। प्राइवेट मेंबर, मेंबर हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, मेंबर हु, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये मत समझिएगा कि ये जो ऑपोजिशन वाले होते हैं वो प्राइवेट मेंबर होते हैं, सरकार वाले प्राइवेट आपके पब्लिक मेंबर होते हैं, प्राइवेट मेंबर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे ऐसे होंगे सरकार के, जैसे बीजेपी के ही, जिनको कि कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला है, यानी वो मिनिस्टर नहीं है, वो ना तो कैबिनेट मिनिस्टर है, ना तो वो कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ना उनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज मिल रखा है, कुछ नहीं है वो। तो उस केस में वो भी प्राइवेट मेंबर ही कहलाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये जो 3 तरह के सवाल हैं ये पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से, ठीक है, ये पूछे जाते हैं मिनिस्टर से, और ये पूछा जाता है प्राइवेट मेंबर से। ये क्वेश्चन की खासियत ये है कि जो पूछा जाएगा ये स्टार लगा होगा, ठीक है, और ये जो आंसर करना होता है ये ओरली आंसर करना होता है, लिखित तौर से नहीं आंसर करना होता है। तो इसमें जो सप्लीमेंट्री हैं वो फॉलो हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री कुड फॉलो, ठीक है, सप्लीमेंट्री कुड फॉलो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुमने बोला मेरा नाम अमन है, ठीक है, फिर मैंने तुमसे क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन करता रहूँगा ओरली। लेकिन ये क्या होता है, अनस्टार्ट होता है, इसमें स्टार नहीं लगा होता, स्टार नहीं लगा होता है, और इसको रिटर्न में देना होता है, ठीक है, रिटर्न में देना होता है। क्योंकि रिटर्न में देना होता है तो इसमें सप्लीमेंट्री कुड नॉट फॉलो, ठीक है, यहाँ पर इन शॉर्ट लिख दूँ बस, कुड नॉट फॉलो, बाकी जो नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि पूरा लिख देंगे वो, ठीक है, सप्लीमेंट्री कुड नॉट फॉलो। और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ये 10 दिन का, ठीक है, 10 डेज़ का शॉर्ट नोटिस दिया जाता है। पहले शॉर्ट पीरियड मतलब 10 दिन पहले आपको आपसे मतलब जो उसको भी क्वेश्चन पूछना है वो बताएगा, नोटिस देगा, तब क्वेश्चन पूछेगा। और ये होता है आपका प्राइवेट मेंबर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जस्ट यानी कि 11 से 12 क्वेश्चन आर होता है, उसके 12 से एक 0 आर होता है, और 0 आर में यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, 0 आवर में एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है कि जब हम ब्रेक के बाद मिलेंगे लंच के बाद तो फिर हम किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, एजेंडा ऑफ द डे इज़ डिसाइडेड। तो ये चीज़ होती है आपकी 0 आवर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक। सेंसर मोशन अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, बिकॉज सेंसर मोशन को डील करने के लिए मुझे साथ ही साथ आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बताना होगा। Which article of the Constitution mentions about the right of the governor to address and to send messages to the House of the State Legislature? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल के सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है? 171, 75, 72 या फिर 176? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको अलग से स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल नहीं याद करने हैं, पार्लियामेंट के याद रखने हैं आपको। और उसमें आपको क्या करना है, या तो 89 ऐड करना है या तो 90 ऐड करना है। 79 से लेके आप 112 तक, ठीक है, या फिर 111 तक, ठीक है, या फिर आप 112 ही रखिए, यहाँ तक आप 89 को ऐड करेंगे, और इसके बाद 112 ऑनवर्ड्स, ठीक है, आप 123 तक 90 को ऐड करेंगे, ठीक है, 90 ऐड करना है आपको। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो ये गवर्नर को पावर देता है कि वो मैसेज भेज सकता है हाउस में। तो ये हमें पता है, आर्टिकल नंबर 86 सेम पावर प्रेसिडेंट को देता है कि वो भेज सकता है कोई भी मैसेज पार्लियामेंट में, ठीक है। 89 ऐड कर दो, 9, 6, 15, 8, 8, 16, 17, 175 हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आर्टिकल नंबर 87 होता है, ये बात करता है स्पेशल एड्रेस की। 87 एड्रेस की बात करता है, अगर आपने देखा हो, है ना, कि गवर्नर एड्रेस कर सकता है, मतलब 86 बात करता है जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस कर सकता है पार्लियामेंट को, बट 87 बात करता है स्पेशल एड्रेस की। तो अगेन अगर गवर्नर के स्पेशल एड्रेस की बात करेगा तो अगेन 89 ऐड करोगे, 176 मिलेगा आपको। ये जो स्पेशल एड्रेस है इसी को ये मोशन ऑफ थैंक्स बोल देते हैं, और इस मोशन ऑफ थैंक्स को पार्लियामेंट को पास करवाना होता है। स्पेशल एड्रेस ये कब दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट? तो ये तब दिया जाता है जो साल का पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, एंड
फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। और इसको पास करवाना होता है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको उनके बारे में बताता है पार्लियामेंट में, ठीक है। एंड क्योंकि अब 86 की बात हुई, 87 की बात हुई, तो क्यों ना 88 की भी बात कर लें। 88 बात करता है राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ या फिर राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर उनके अधिकारों की बात है, किसके, मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल की। किस तरह के अधिकारों की बात हो रही है, ये अधिकार है कि वो प्रोसीडिंग्स में, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग का राइट, ध्यान रखिएगा, वोटिंग सिर्फ उसी हाउस में कर सकते हैं जिस हाउस के वो मेंबर होंगे, जिस हाउस के वो सदस्य होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लोकसभा का मेंबर हूँ, मैं राज्यसभा में जाके वहाँ की मैं बैठ सकता हूँ, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता हूँ। वोटिंग सिर्फ लोकसभा में ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब अटॉर्नी जनरल की अगर बात करेंगे, ये तो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, तो ये दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पीक कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन किसी भी हाउस में ये वोट नहीं कर सकता है क्योंकि ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। सिमिलरली अगर आपसे पूछ ले राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, किस आर्टिकल में होगा, बताइए जल्दी से। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट, तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1793, 1777, 1764 या 1757। तो आई होप सारे आपको बैटल्स याद हो गए हैं धीरे धीरे करके, एंग्लो मराठा, सिख, कार्नाटिक, मैसूर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, और सिंपल इसमें 89 ऐड कर देना तो 177 आ जाएगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ दोज बैटल विच लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। क्योंकि उसके रीजंस मैंने आपको बताए थे, क्योंकि बंगाल पर एक तरह से कब्जा हो गया था इनका, बैटल ऑफ प्लासी। और बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, ठीक है, बहुत टैक्स कलेक्शन होता था यहाँ से। तो प्लासी का जो बैटल होता है वो 1757 में होता है। कैसे होता है उसका मैंने पूरा आपको बैकग्राउंड भी दिया था, एंड दैट वाज कि पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो पहला नवाब हुआ, ठीक है, कौन था नवाब यहाँ का सबसे पहला, जिसका ओरिजिनल नेम सूर्य नारायण मिश्रा था, बताओ जल्दी से। तो वो पहला नवाब बना बंगाल का। देन उसके बाद अली वर्दी, मतलब उसके जस्ट बाद नहीं, काफ़ी टाइम बाद अली वर्दी खान आया, और अली वर्दी खान का पोता आया सिराजुद्दौला। फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, जिसमें कि विलियम, जो फोर्ट विलियम है वहाँ पर काफ़ी अंग्रेज़ों की डेथ हो गई, क्योंकि एक काल कोठरी में बंद कर दिया सिराजुद्दौला ने। तो रॉबर्ट क्लाइव इससे गुस्सा आ गया, जो उस समय का गवर्नर था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वो जब गुस्सा गया तो उसने क्या किया, उसने सिराजुद्दौला के ही मिलिट्री कमांडर था मीर जाफ़र, उसको अपने साइड में लिया और उसको ये लालच दिया कि जैसे अगर तुम हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि सिराजुद्दौला की एज बहुत कम थी, ठीक है। मुर्शिद कुली खान था, ध्यान रखिएगा, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। सादत खान बुरहानुल मुल्क अवध का था, मैंने आपको बताया था, यहाँ का नहीं था। और यहाँ का कौन था, हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। खैर, तो मीर जाफ़र की एज बहुत ज़्यादा थी, सिराजुद्दौला की बहुत कम थी, तो मीर जाफ़र को बनना भी था। मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड गया और प्लासी में सिराजुद्दौला मारा गया, और यहीं से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। मीर जाफ़र भी क्या है ना कि धीरे धीरे उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, नहीं घुटन हो रही थी उनको ब्रिटिशर्स के अंडर काम करने के लिए। तो फिर जब ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को सेंस किया तो मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम, उसको बना दिया नवाब, कि भाई तुम हमें ज़्यादा अड़चन मत पैदा करना, आराम से जो हम बोले वो करते जाना। मीर कासिम ने पहले तो हाँ कर दिया, बट मीर कासिम को भी देन इंडिपेंडेंट होना हुआ। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने एक अलायंस फॉर्ज किया, एक अलायंस बनाया, किसके साथ मिलके, तो अवध का जो उस समय का नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, याद रहेगा। और उस समय का जो मुग़ल रूलर था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि अब मुग़ल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध कर रहा है, और इसका नाम था शाह आलम सेकंड। ध्यान रखना, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो कौन, मैंने बताया था, बताओ जल्दी से, उस समय कौन हुआ करता था।
तो उस समय होता था आलमगीर दी सेकेंड। अभी कौन है? शाह आलम दी सेकेंड। इन तीनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा और यहाँ पर जीत किसकी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम? अंडर द लीडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो यहाँ पे लीड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ बक्सर में। क्लाइव लीड कर रहा था प्लासी में। तो 64 में हुआ था। बक्सर आपको पता है जगह पड़ती है बिहार में। में से काफ़ी लोग होंगे भी बक्सर के, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल आए भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट के सर हम बक्सर से हैं जो आप पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अब इसका आफ्टर मैथ क्या था? इसका आफ्टर मैथ था इलाहाबाद ट्रीटी। अब ब्रिटिशर्स को इससे ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या ही मिलेगी कि उन्होंने इंडिया में जो सबसे एक हम बोल सकते हैं जिन्होंने पिछले 200 साल से राज कर रहे हैं, मतलब इतने सालों से राज कर रहे हैं, तो वो मुगल्स थे। अब मुगल्स ही आप देखो तो 1526 में आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमें पता है मुगल्स की नींव रखी गई थी। और अभी आप देख सकते हैं लगभग 200 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो 200 साल से जो पूरे इंडिया को रूल कर रहे हैं उनको हरा दिया है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो मिल नहीं सकती है। तो फिर किया क्या? अब तो इन्होंने किया ये कि 2 ट्रीटी साइन करी। इलाहाबाद ट्रीटी के अंदर 2 ट्रीटी थी। एक तो साइन करी पहले तो शाह आलम टू की लिखो जो मुगल शासक था उसके साथ, या फिर पहले इसकी लिखो शुजाउद्दौला की लिखो, ठीक है, शुजाउद्दौला। इससे बोला कि बेटा तुम जो कारा की दिख तो रहा है ना क्लियरली, कारा की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा है और एक थी इलाहाबाद, ठीक है, क्योंकि भैया ये कहाँ का? अवध का था ना नवाब। तो इलाहाबाद का जो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं सीडेड टू, मतलब इनको दे दो जो मुगल रूलर है उस टाइम का उसको दिला दी पहले तो शाह आलम टू को। और जिससे भी ये युद्ध लड़ते थे उससे वॉर इंडेमनिटी हड़पते थे कि भाई देखो हमने तो कुछ बोला नहीं, तुम ही को चुल मची थी युद्ध लड़ने की, तो हमें पैसा दो, तुम हमारा नुकसान हुआ उसमें युद्ध में, पैसा दो हमें तुम, ठीक है, वसूली करते थे ये। और दूसरी साइन करी अब इनकी कैंची बनाई शाह आलम टू की। और बलबन ने किसकी कैंची बनाई थी बताओ जल्दी से? तो शाह आलम टू से बोला कि तुम हमें राइट्स ग्रांट करो, ठीक है, या फिर इस तरह से मैं लिखता हूँ ग्रांटेड राइट्स टू ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट्स हमें दे दो, मतलब ले लियो उससे, ज़बरदस्ती देना ही पड़ेगा उसको। दीवानी का मतलब क्या होता है? राइट टू कलेक्ट दी रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, दैट इज दीवानी, ठीक। और टैक्स कलेक्ट करने की पावर ले ली, ठीक है, मतलब वो एक तरह से वही है, दीवानी राइट्स वही है, कलेक्ट रेवेन्यू फिर कलेक्ट टैक्स करने की पावर ले ली, ठीक है। किसके बिहाफ पे? मुगल के बिहाफ पे। अब यहां से ये टैक्स कलेक्ट करेंगे और यहीं से माना जाता है कि डुअल कंट्रोल एक तरह से शुरू हुआ। डुअल कंट्रोल शुरू हुआ कहाँ पर? बंगाल में, जहाँ पर दीवानी राइट्स तो इन्होंने ले लिए लेकिन जो निज़ामत फंक्शंस हैं यानी पुलिस वगैरह के वो मुगल को ही रखे कि तुम ये सब देखो, पैसा हम देख लेंगे। इस डुअल गवर्नमेंट को किसने स्टार्ट किया? किसको क्रेडिट जाता है? क्लाइव ने, क्योंकि इलाहाबाद की जो ट्रीटी है ये रॉबर्ट क्लाइव ने, भले हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था लेकिन गवर्नर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लाइव था, तो क्लाइव ने ही एक्चुअल में ट्रीटी साइन करवाई थी। तो क्लाइव को क्रेडिट जाता है डुअल कंट्रोल इन बंगाल स्टार्ट करने के लिए। क्लाइव स्टार्टेड इट, ठीक है। 1765 में ट्रीटी होती, 1765 में, बैटल ऑफ बक्सर के जस्ट अगले साल बाद। और यहाँ पर ये इट वॉज एंडेड, ये ख़त्म किया गया था इन 1772, 1772 में बाई वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर अगर आप पूछेंगे कि सर इसका क्या हुआ कासिम का, तो कासिम का कुछ पता नहीं चला, वो भाग गया। ये माना जाता है एक बार, मतलब वैसे एक कुटिया टाइप में एक लाश मिली, ठीक है, और वो फिर माना गया कि वही मीर कासिम ही था वो। तो मीर कासिम फिर भाग निकला और कहीं छिप के मर गया फाइनली वो। तो 1764 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर है? हु वॉज दी, और आपको पता है 1760 में आपको पता है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश भी हुआ था, और 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी आफ्टर थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, और फ्रांसीसियों को हराए थे। तो अब कोई बचा नहीं था ब्रिटिशर्स के सामने, और यहीं से ही पूरी तरह से शासन शुरू हो चुका था ब्रिटिशर्स का। क्लियर है? और फारूक सियार ने फरमान कब जारी किया था बताएंगे आप? कैंची क्या होती है सर? कैंची जो होती है ऐसा होता है जैसे कोई इंसान है, ठीक है, नहीं मान रहा है, बहुत ज़्यादा उछल रहा है,
तो उसको क्या करते हैं, कुछ लोग से बोला जाता है पकड़ो इसको तुम, ठीक है, और थोड़ा से इसकी टांगें, समझ रहे हो, फैलाओ इसकी टांगें, और फिर इसे डांस करवाया जाता है। ये होता है कैंची। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मतलब 8th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सोशल, तो तुगरिल बेग की कैंची बनाई गई थी, है ना, जो बंगाल का गवर्नर था, तो बलबंत के का विरोध कर रहा था, इसलिए तुगरिल बेग। हु वाज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर टू व्यू मॉडर्न एजुकेशन एज अ व्हीकल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज इन द कंट्री। तो आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों को के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? कौन थे सबसे पहले कौन थे तो ऑलमोस्ट सभी लोग ही, अगर हम देखें इनमें से चारों ऑप्शन, लेकिन सबसे पहले कौन थे जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से जानते हैं? राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। हिंदी में बोले तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोलते हैं। राजा का टाइटल जो है अकबर दी सेकंड ने दिया था। राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं सती को अबॉलिश करवाने के लिए 1830 में। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो विलियम बेंटिक हुआ करता था। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो इनके जो कुछ राइटिंग्स हैं वो संवद कामुदी, इनके बुक्स और पत्रिकाओं की अगर बात करें तो संवद कामुदी, ठीक है, संवद कामुदी, मिरातुल अखबार, मिरात उल अखबार, ठीक है, अखबार, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। मोनोथिज्म होता है जब एक ही भगवान की वर्शिप आप करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोथिज्म। और मोनोथिज्म को ये लोग बहुत प्रमोट करते थे, जितने भी हमारे रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, खासकर राजा राम मोहन रॉय। लेकिन हाँ, स्वामी विवेकानंद मोनोथिज्म के प्रमोट नहीं करते थे, और ये आइडल वर्शिप के भी अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय। लेकिन स्वामी विवेकानंद खुद आइडल्स के सामने बैठ के, मूर्ति के सामने बैठ के मेडिटेशन किया करते थे। तो ये काफ़ी डिफरेंसेस इन दोनों लोग के बीच में, ठीक है। तो ये है, और एक मिरातुल अखबार मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये पारसी कम्युनिटी के लिए स्टार्ट किया था इन्होंने, मिरातुल अखबार। देन अगर बात करेंगे तो ही कन्वर्टेड वेदास इन इंग्लिश, ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रखना है आपको? ही ऑल्सो फाउंडेड वेदांत, ठीक है, वेदांत की स्थापना करी। ही फाउंडेड, राजा राम मोहन राय फाउंडेड आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का गठन किया 1815 में, कहीं कहीं 1814 भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, 1815 या फिर 1814 भी आपको दिख सकता है। देन उसके बाद अगर बात करेंगे तो 1829 में ब्रह्मो समाज का स्थापना किया, ठीक है। पहले ब्रह्मो सभा था ये, देन ब्रह्मो समाज बन गया ये, क्लियर है। इसी को काउंटर करने के लिए 1800, ठीक है, 1828 होगा, 1830 में 1830 में क्या हुआ? धर्म सभा का गठन हुआ राधाकांत देव के द्वारा, ठीक है। धर्म सभा का गठन किया गया बाई राधाकांत देव, इसको काउंटर करने के लिए, किसको? ब्रह्मो समाज को, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। डीके कर्वे की अगर बात करेंगे, पूरा नाम ढोंडो केशव कर्वे है। इनको वेमेन एजुकेशन के लिए जाना जाता है, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, ठीक है, वेमेन एजुकेशन के लिए जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले जी को भी वेमेन एजुकेशन के लिए जाना जाता है। शी इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वेमेन या फिर फर्स्ट फीमेल टीचर, फर्स्ट वेमेन टीचर, ठीक है, फीमेल लिख लो, फीमेल टीचर ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। शी इज़ द वाइफ ऑफ ज्योतिराव फूले, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। शी इज़ द वाइफ ऑफ ज्योतिराव फूले। और जब ज्योतिराव फूले जी की बात करते हैं तो इन्होंने स्थापना करी थी किसकी? इन्होंने स्थापना करी थी सत्य शोधक समाज की, सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी थी 1873 में, 1873 में। किताब जो उन्होंने लिखी थी वो थी गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये इनकी किताब का नाम है। ज्योतिराव फूले की अगर बात करेंगे तो एक गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ज्योतिराव फूले ने अपनी वाइफ सावित्रीबाई फूले जी के साथ मिलके यहाँ पर वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया था। प्लस कुछ और तो मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, कुछ तो मैं ऐसा लग रहा है कुछ भूल रहा हूँ। और ये ध्यान रखना, सत्यशोधक समाज को ट्रूथ होल्डर सोसाइटी के नाम से जानते हैं, ठीक है।
चलिए, और इन्होंने कहाँ पर ये सेटअप किया था? महाराष्ट्र में सेटअप किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। देन हम बाकी चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, दैट इज स्वामी विवेकानंद जी की भी, ठीक है। माई पेट नेम इज़ डी के, अच्छा कुछ नहीं, हाँ आई थिंक सारी चीज़ें हो गई, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो अगर बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो जो स्वामी जी थे इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, और इसको हम किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? 1863 में हुआ था। कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसको? एंड ही डाइड, इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902, यानी कि 39 साल की डेथ एज में इनकी डेथ हो गई थी। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल अगर यूथ डे की अगर बात करेंगे तो ये होता है 12 अगस्त को। क्लियर है? देन स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करेंगे तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था? तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, रामकृष्ण मिशन। तो ये आपका बना था 1 मई को। 1 मई मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेट है, मतलब लेजेंड्स वर बॉर्न इन दिस डे, ओके। ठीक है, तो 1 मई 1897 को जो है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। बेलूर मठ, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। देन अगर बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनका मूल नाम जो था दैट वाज नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। और जो इनके गुरु थे जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस था, उनका मूल नाम जो था वो था गदाधर, ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि इनके नाम का एक रॉक मेमोरियल बना हुआ है तमिलनाडु में, जिसको विवेकानंद रॉक मेमोरियल बोलते हैं। और एंड इनकी शिकागो की स्पीच काफ़ी फेमस है। शिकागो में इन्होंने स्पीच दिया था यूएसए में 1893 में, और इसी वजह से आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप है ना आया था इंडिया में, तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम अजीब तरीके से ले रहा था, स्वामी विवेक का मुंडन, इस तरह से, है ना, एक्चुअल में उसी लिया। चलो भाई, तो मतलब लेजेंड्स और बॉर्न से मेरा मतलब जैसे काफ़ी लोग हैं, जैसे कि अनुष्का शर्मा का बर्थडे होता है ना, और भी जैसे WWE में कोई एक बुकर टी करके है ना, उसका भी, तो मतलब वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बताइए जल्दी से, जो मॉडर्न एम्पायर है उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स दिए हुए। मेगास्थनीज पुट लाइट ऑन द मॉडर्न सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। द सिटी काउंसिल वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज एंड द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल प्लान्ड। बताइए, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी अपनी गर्दन घुमा लेंगे, है ना, आइज ब्लिंक कर लेंगे, डीप ब्रीथ ले लेंगे, सो दैट कि आपकी जो बॉडी है वो स्टिफ ना होने पाए, क्योंकि जान है तो जहान है ना। चलो भाई, तो क्या आंसर आए आप लोगों के? ए बी सब दे डालो, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक सेकेंड, ऑप्शंस ठीक नहीं लग रहे इसमें मुझे। बी सी ए बी ओके, ए बी सी करो इसको, क्योंकि यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। मगस्थनीज आपको पता है, हाँ ठीक है, ए बी सी तीनों यहाँ पर सही होंगे, बिकॉज मेगास्थनीज आपको पता है इसने अपनी किताब लिखी थी इंडिका, ये ट्रैवलर था, ठीक है, ये ट्रैवलर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, इसको भेजा था सेलिकस निकेटर ने, और इसने अपनी इंडिका बुक में वो हमने एक तो वो देखा था कि 7 कास्ट या फिर 7 क्लासेस में क्लासिफिकेशन किया था, PCS 2 और काउंसलर करके वो हमने याद किया था उसको। एंड इसने ही अपनी किताब में बताया था कि किस तरह से सिटी काउंसिल 6 कम्युनिटी में डिवाइडेड होती थी और वेल प्लान्ड थी, ठीक है। और इसने बताया था कि कोई स्लेवरी नहीं थी, जबकि थी,
ठीक है, क्योंकि कौटिल्य ने अपनी किताब, या फिर कौटिल्य चाणक्य, या फिर जिनको आप जानते हो विष्णुगुप्त के नाम से, तो उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में इस चीज़ का मेंशन कर रखा है कि स्लेवरी वॉज प्रैक्टिस ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ABC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? क्रेडिट क्रिएशन, इशू ऑफ करेंसी, बैंकिंग फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट, क्रेडिट कंट्रोल। तो जो बैंक होती है इसका काम क्या होता है? देखो, क्रेडिट क्रिएशन, इशू ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करने का काम देश की सेंट्रल बैंक का होता है, RBI। मैंने आपको बताया था करेंसी RBI इशू करती है। 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं, कॉइन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंटिंग करती है, और RBI बाकी इशू करेंसी को इशू करती है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को देना, ये भी RBI का ही काम है कि उसका अकाउंट मेंटेन करना, कभी लोन की आवश्यकता होती तो लोन देना। क्रेडिट कंट्रोल, जो हम पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पढ़ी थी, 6 मेंबर की कमेटी होती है, टूल्स होते हैं डिफरेंट जो कि नहीं पढ़े हैं अभी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके थ्रू जो है क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इनके थ्रू क्या किया जाता है? क्रेडिट का कंट्रोल किया जाता है। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन का जो काम है, ये क्रेडिट कंट्रोल RBI ही करता है। कैसे करता है वो भी देखेंगे आगे। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन की जब बात करते हैं तो वो हमारी कमर्शियल बैंक करती हैं। कैसे करती हैं वो समझ लो। इस तरह से करती हैं कि बैंकों के पास जो भी पैसा आता है, फॉर एग्जाम्पल जो जितना भी पैसा आता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है, देयता होती है बैंक की। ठीक है, बैंक क्या करता है? वही पैसे को लोन पे उठा देता है, उसको बोलते हैं बैंक की एसेट। आई अगेन रिपीट, बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक में जो कोई जमा करने आता है पैसे को, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। मैं पैसे जमा करने गया 10,000 रुपये बैंक में, तो मेरे तो एसेट है वो, क्योंकि मुझे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बैंक की लाइबिलिटी हम बैंक के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, और बैंक ने जो लोन उठाया किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक गया, मैं बैंक से लोन लेके आया 10,000 रुपये उधार, तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी हुई, लेकिन बैंक के लिए एसेट हुआ, क्योंकि एसेट का मतलब होता है जिससे आपको पैसा प्राप्त हो, रिकरिंग इनकम जनरेट हो सके, दैट इज एसेट। ठीक है, तो बैंक के लिए एसेट है। तो आपको भी पता है कि यार बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और लोन तगड़े इंटरेस्ट रेट पे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के मान लो कि आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं 9% के, बैंक आपको लोन दे रहा है 15% पे। ठीक है, तो बीच का जो 6% है वो बैंक यही तो कमा रहा है, और ये ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड ऑफ बैंक क्या होता है? ये बैंक का प्रॉफिट होता है, जो बैंक बीच में मार्जिन कमाता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। क्लियर है चीज़? तो इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, ऑप्शन नंबर A। कि जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये किसी ने जमा किए, बैंक ने 10,000 रुपये उठा दिए। ठीक है, तो मान लो बैंक ने इससे बोला कि हम तुमको देंगे कितने? 15,000 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ से बैंक ने उससे कितने लिए? 20,000 रुपये। तो 5,000 का बैंक को प्रॉफिट हुआ, 15,000 उसको दे दिए। तो बैंक ने क्या किया? 10,000 का 20,000 कर दिया। ठीक है, अब अगला सवाल करना जरा। मनी मल्टीप्लायर यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इट्स कैलकुलेशन? धन गुणक अपनी गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक उपकरण का उपयोग करता है? ठीक, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट? अब जो मैंने तुम्हें चीज़ बताई कि 10,000 का ये 20,000 हो गया, ये क्या हुआ? मनी मल्टीप्लाई तो हो गई, डबल से मल्टीप्लाई हो गई। अब तुमको क्या लगता है कि 10,000 जो बैंक के पास गए वो पूरे 10,000 उठा देगी लोन पे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो RBI है वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। कैसे करता है? वो बैंक को बोलता है कि भाई तुम पूरा पैसा नहीं दे सकते हो, किसी को उठा सकते हो, तुम्हारे पास कुछ वॉल्ट कैश कुछ पड़ा होना चाहिए, यानी कि कुछ खाली कैश पड़ा होना चाहिए, या फिर तुम उसका सर्टेन हिस्सा, जितना भी तुम्हारी पैसा तुम्हारे पास आया है, जो तुम्हारे पास पैसा आया है वो तुम्हारी लाइबिलिटी है, और वो लाइबिलिटी 2 तरह की होती है। एक होती है डिमांड लाइबिलिटी और एक होती है टर्म या टाइम लाइबिलिटी। टाइम या फिर टर्म लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स। आई अगेन रिपीट, डिपॉजिट्स इन अ बैंक आर इट्स लाइबिलिटी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड में आते हैं जैसे कि मैंने सेविंग अकाउंट में पैसा रख रखा है, मैं बिजनेस वगैरह करता हूँ, तो बिजनेस जो लोग करते हैं जिनका बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है तो उनको करंट अकाउंट खुलाना पड़ता है बैंक में, तो करंट अकाउंट होता है। टाइम या फिर टर्म जो डिपॉजिट होते हैं उसमें FD फिक्स डिपॉजिट या RD रिकरिंग डिपॉजिट ये आते हैं जो एक टाइम पीरियड पे मैच्योर करते हैं, तो इसलिए इनको टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। तो RBI बोलता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए, वो तो बोलता ही है, लेकिन ये बोलता है बैंक से कि NDTL जो है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी,
इसका सर्टेन परसेंट तुम हमारे पास जमा कर दोगे, सो दैट कि अगर मान लो कि ऐसा ना हो कि कोई बैंक में पैसा लेने आ जाए, मान लो कि कोई पैसा लेने आ गया ही जिसने 10,000 डिपॉजिट किए थे कि हमारे पैसे दे दो, हमें कुछ ज़रूरत है अभी, ठीक है, कोई भी आ सकता है बैंक में कभी भी, तो इसलिए कुछ पैसा होना चाहिए आपका, सो दैट कि ऐसा बैंकिंग सिस्टम से फेथ इरोड ना हो। आप ये ना बोल दें कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बैंक तो चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन पे उठाएं, तो उसी चीज़ को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात। और जो पैसा बैंक कैश नहीं, जो पैसा बैंकों को कुछ एनडीटीएल का सर्टेन पार्ट कैश नहीं, वो गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके फॉर्म में रख सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। क्लियर इतनी चीज़? इसमें बैंक को इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि जैसे अब गोल्ड ही है, अब गोल्ड में आज से 5-6 महीने पहले जिसने सोना खरीद के रखा होगा आज उसकी माला माल है, चांदी है। आई थिंक गोल्ड का रेट काफ़ी बढ़ा है अभी, ठीक है, रिसेंट में। तो बैंक ने जो भी गोल्ड में इसको मेंटेन कर रखा होगा तो उसमें तो इसको इंटरेस्ट रेट मिल गया, प्रॉफिट हो गया। कैश रिजर्व रेशियो में कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक, समझ आ रही धीरे धीरे बात? अब मनी मल्टीप्लायर मैंने क्या बोला, जो 10,000 का 20,000 हो गया, मनी मल्टीप्लाई हो गई। तो तुम मुझे बताओ कि अगर जो आरबीआई है वो सीआरआर को ज़्यादा कर दे, सीआरआर और एसएलआर को ज़्यादा कर दे, तो मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा होगी कि कम होगी? द आंसर इज कि कम होगी। क्यों? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर अगर सीआरआर बढ़ेगा तो कम होगा। क्यों कम होगा? कि अगर पहले मान लो कि 100 रुपये बैंक के पास आ रहे थे और बैंक को बोला जा रहा था कि तुम सीआरआर 0% है, तो 100 रुपये पूरा उठा रही थी, अभी बैंक को बोल दिया गया नहीं 20% है सीआरआर, तो अब उसको सिर्फ 80 रुपये ही लोन पे उठा सकती है बस वो। तो अब क्या है, मनी कम मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि कम मनी जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो कम मनी मल्टीप्लाई होगी। तो इनवर्स रिलेशन होता है धन गुणक और नकद आरक्षित अनुपात का। रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक को समझेंगे बाद में। क्लियर है इतनी जो कहानी है पूरी? दोनों क्वेश्चन आपस में लिंक्ड थे और आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या स्प्रेड ऑफ बैंक होता है, किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है बैंक का, है ना, इस तरह से बैलेंस शीट मेंटेन होती है बैंक की। एंड मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर का सीआरआर से क्या रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर? इन विच ईयर डिड विलियम जॉनसन कॉइन द टर्म जीन टू डिस्क्राइब द मेंडेलियन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी? बताओ। प्लीज़ मेक वीडियो ऑन यूपीएसआई पॉलिटी स्ट्रैटेजी। काफ़ी यार क्वेश्चन आ रहे हैं। सर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? शेयर मार्केट में हाँ थोड़ा बहुत कर देते हैं यार, मतलब एक एसआईपी म्यूचुअल फंड करवा रखा है, एसआईपी हैं 2-3 करवा रखी हैं, तो उसी में पैसा कटता रहता है मतलब अपने अकाउंट से, और थोड़ा बहुत जो शेयर वगैरह होता है उसमें भी डाल ही देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए तो मैं बोलते हैं भाई कोर्स वोर्स खरीदते रहा करो। In which year did William Johnson coin the term gene to describe the Mendelian units of heredity? तो 1920, 1900, 1909 या फिर 1910। तो देखो जो मेंडेलियन है, मेंडेलियन क्या है, तो ये एक साइंटिस्ट हुआ जिनका नाम है जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है। तो ये मेंडल जी हैं, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स का जो एक्सपेरिमेंट वगैरह सब इन्होंने किया था। एक पी प्लांट था जिसको कि पीसम सातवियम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये पी प्लांट होता है, पीसम सातवियम के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और कुछ लॉज दिए थे, ठीक है, जिनको कि हम लॉज ऑफ मतलब मेंडेलियन लॉज के नाम से जानते हैं। 3 लॉज दिए थे, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मेंडेलियन लॉज टोटल 3 है ये। कौन कौन से? लॉ ऑफ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब भी क्रॉस होगा, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल यार क्रॉस का मतलब होता है जैसे हमारे मम्मी और पापा मिले तो हम मिले, हम आए मतलब इस दुनिया में, ठीक है। तो आपकी कुछ रिजेम्बलेंस होगी, जैसे कि आपके स्किन कलर, आपका हेयर्स, आपकी हाइट, आपकी नोज़, आपके कान, ठीक है, कान का पिन्ना, तो मतलब आपके मम्मी पापा से काफ़ी वो सिमिलर होगा, है ना, मिलता जुलता होगा। तो कौन सी ट्रेट आएगी, कौन सी नहीं आएगी, 2 तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट हेयर्स और कर्ली हेयर्स। तो स्ट्रेट हेयर मान लेते हैं डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट, तो मेंडेलियन ने ये बोला चीज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जो डोमिनेंट चीज़ होती है वो निकल के आती है, यानी डोमिनेंट जो ट्रेट है,
डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर, डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होती है जब कोई क्रॉस होता है तो। दूसरा उन्होंने बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके अकॉर्डिंग ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन अलील्स जो होते हैं, अलील्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और तीसरा जो उन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि थर्ड लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है, इस तरह से। तो इसमें यह है, एक सेकेंड, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन alleles of two or more different genes get sorted out, ठीक है, get sorted out into gametes independent of each other, ठीक है, gametes into gametes independent of each other। अब इसके अंदर मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको समझने में, जो मैंने बैच में आई थिंक डिटेल में समझाया होगा आपको। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस तरह से 3 लॉज होते हैं जो मेंडेलियन लॉज कहे जाते हैं। अब विल्हेम जॉनसन ने जीन जो टर्म है वो दिया था जिस साल मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, एंड दैट इज 1909। तो इस तरह से आपको ईयर्स याद करने होते हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी कब दिया गया? 1909 में। According to the Newland's law of octaves, every 8th element has properties similar to those of the first element. Which of the following elements has properties similar to those of nitrogen? Again recall Dauberner law of triads, 3 ट्राइड दिए, 3 ही ट्राइड थे, ये एक लिमिटेशन थी। पहला और तीसरा का जो एटॉमिक मास का एवरेज है उस बीच वाले के बराबर होगा। 1817 में दिया था ये, 1829 में कुछ और ट्राइड इन्होंने दिए। 1865 में न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव अष्टांग का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, दैट वाज बेस्ड ऑन, लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड था। किस तरह से? जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी के बाद फिर से क्या आता है? सा आ जाता है ना। उसी तरह अंग्रेजी का होता है दो रे मी फा सो ला टी के बाद फिर से दो आ जाता है। तो यानी कि पहला और आठवां नोट सेम है। अच्छा, नोट्स मैंने आपको बताया था साउंड वाले में पिछले लेक्चर में, नोट्स क्या होती हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि पहला और 8वें की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं, ऐसा बोला इन्होंने, और इस तरह से अरेंज किया। लेकिन ठीक है, तो ये चीज़ अरेंज किया और टोटल कितने एलिमेंट निकाले? 56। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे? 63, 63। प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने? 118। और नेचुरली अकरिंग कितने? ये पता नहीं मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया तो अभी जल्दी से बताओ। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? 92, 93, 94, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना। लेकिन 94 है ये नंबर, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको याद करना है। तो टोटल 56 एलिमेंट बताया, जिसमें कि लास्ट वाला जो एलिमेंट था वो है थोरियम इनकी पीरियोडिक टेबल में। अब इनकी लिमिटेशन ये थी कि आप देखो आयरन एक मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, तो ये क्या कर रहे हैं एक ग्रुप में? एक ग्रुप में तो सिमिलर होना चाहिए ना, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, बट आयरन मेटल है। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब तो नॉन मेटल है, ठीक है, निकल आपका एक तरह का मेटल है, ये सब क्या चल रहा है? ठीक है, तो ये इनके लिमिटेशंस था। न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स कब दिए थे? 1865 में, 1865, ये बता चुका था। लोथर मेयर ने सबसे पहले क्या दिया था? उन्होंने सबसे पहले ट्रेंड्स दिए थे। ट्रेंड कैसे दिए थे उन्होंने? जब एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। 1869 में ही आपने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी और 1913 में मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। तो नाइट्रोजन में आपको बताना है कि कौन है, तो आपका फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 14 दी हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो भारत में समुद्र जीवन जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कन्याकुमारी या फिर गोवा। तो ये आपका सिचुएटेड है गोवा में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ध्यान रखिएगा, अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी पूछ लेगा तो आंसर आपका तमिलनाडु होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आंसर तमिलनाडु होगा। अच्छा, आप बताइए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है?
पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा ये दोनों हैं आपके देहरादून में। बाकी आपका डेयरी रिसर्च वाला करनाल में, पल्सेस और शुगर का आपका कानपुर में, शुगर केन का लखनऊ में, वो सारी चीज़ें तो हम पहले ही देख चुके हैं। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स ऑन द इंडियन बॉर्डर्स। भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? BRO वेस्टर्न रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ग्रीन हाईवेज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न रोडवेज ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक आपको पता होगा इट इज़ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? अगर बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बताइए जल्दी से। और ऑर्गेनाइजेशन इसके रोड के रिगार्डिंग पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो GT रोड है उसमें हमने देखा था नेशनल हाईवे 1, NH1 और NH2, ये दो हमने सेक्शंस देखे थे, NH1 और NH2। NH1 की अगर बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली से अमृतसर है और ये आपका दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है, ठीक है। NH2 की अगर बात करेंगे GT रोड का पार्ट है। देन NH4 जो है सबसे लॉन्गेस्ट है आपका, ठीक है, इट इज़ दी लॉन्गेस्ट, जो कि रन करता है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। और BRO की अगर बात करेंगे 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ बताइए, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ कितनी होती है? और कल तो आपको द्रविड़ जी ने भी आई थिंक पूछा था आपसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ, बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लाइनी द एल्डर? कौन सी किताब लिखी? इंडिका, नेचुरल हिस्ट्री, ज्योग्राफिका या फिर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी? इंडिका तो यार हम अभी देख के आ रहे हैं, मेगास्थनीज ने लिखी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये कोर्ट मतलब आया था, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ये इसका सही आंसर होगा। ज्योग्राफिका की अगर बात करेंगे तो ये लिखी स्ट्रेबो ने, ठीक है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखी विलियम शॉफ ने। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ कितनी है? 5846 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। रिकी केज, अ ग्लोबली अक्लेम्ड म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया, वॉन दी 57th ग्रैमी अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम्स? विंड्स ऑफ समसारा, मिस्टिक माउंटेन्स, माउंटेन ड्रीम्स या फिर डिवाइन टाइट्स? तो किसके लिए जो है मिला था इनको ग्रैमी अवार्ड? तो ये विंड्स ऑफ समसारा के लिए मिला था, ठीक है। चल का है नहीं रे भैया, ये रुको एक सेकेंड। चलो, तो विंड्स ऑफ समसारा इसके लिए मिला था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और डिवाइन टाइट्स से याद आ रहा है मुझे हंगरी टाइट्स। हंगरी टाइट्स किसकी बुक का नाम है, कोई बताएगा? और जब हम ग्रैमी की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर के बारे में याद आना चाहिए। वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए उनको ग्रैमी मिला था। ही वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट द ग्रैमी, फर्स्ट फीमेल म्यूजिशियन तो तन्वी शाह हैं वो, जिनको ग्रैमी मिला। सबसे ज़्यादा ग्रैमी भी अगर पूछेगा तो पंडित रविशंकर को ही मिल रखा है 5 बार, ठीक है। हंगरी टाइट जो है अमिताभ घोष की किताब का नाम है, ठीक है, अमिताभ घोष की किताब का नाम है। और इनकी किताब है जैसे कि सी ऑफ पॉपीज, ठीक है, सी ऑफ पॉपीज, द शैडो लाइन्स, ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक, ये अमिताभ घोष की बुक्स हैं। क्लियर? अगला है हु वॉन, एक सेकेंड रुको 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 रुको, ये मैंने क्या किया गाइज? भारी मिस्टेक हो गया यार मेरे से। एक मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर एक स्टैटिक का क्वेश्चन था, म्यूज़िक का मैंने क्वेश्चन रखा था यहाँ पे, और उसकी जगह मैंने उसको हटा के करंट अफेयर का डाल दिया। तो यही जब सारी चीज़ें होती हैं ना, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ ये सब दुनिया ने छोड़ के चला जाऊँ किसी तट पे, किसी नदी के तट पे, और आराम से जीवन यापन करूँ। दिमाग कभी कभी मेरा ख़राब हो जाता है एकदम क्या हो गया ये भाई? चलो देखो कोई नहीं, आंसर कर दो। हु वॉन दी, पंडित जसराज जी पे मैंने क्वेश्चन शायद रखा था, नहीं शायद हाँ उन्हीं पे रखा था, खैर कोई नहीं। तो हु वॉन दी मिसेज वर्ल्ड 2025? इशादी अमांडा, शेगो गैलिया, क्रिस्टीना पिस्कोवा या फिर कैरोलिना मारिन? बताओ जल्दी से। लेकिन मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा और वो, क्योंकि यू नो आई एम लाइक मास्टर गोगो आया हूँ तो बता के जाऊँगा,
ठीक है, तो फिर बताऊंगा तो मैं जो मुझे बताना है। हु ऑन दी मिसेज वर्ल्ड 2025, तो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये पूछेगा। सर वाइटामिन डी 16.7 है, डिप्रेस्ड एग्ज़ाम आ गया, व्हाट टू डू। एक चीज़ मैं बता दूं वाइटामिन डी को लेके कि भाई 2 यूनिट होती हैं इसकी, एक तो नैनोग्राम्स पर लीटर होता है जिसमें मैंने करवाया था, एक दूसरी और यूनिट होती है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पैरामीटर्स देखिएगा, ऐसा नहीं कि सर का इतना था हमारा तो इतना उतना है। यूनिट मेरी वाली चेक करिएगा, वो नैनोग्राम पर लीटर थी शायद, और एक और यूनिट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हाँ वहाँ भी फॉलो करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, चलो भाई। तो मिसेज़ वर्ल्ड 2025, ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पूछेगा, बिकॉज ये जो हैं शेगो गैली, यस शेगो गालिया, तो ये पहली ब्लैक वुमेन है जिन्होंने मिसेज़ वर्ल्ड जीता है। इसकी पूरी मिसेज़ वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर बात करें तो किसी ब्लैक वुमेन ने नहीं जीता है। ये साउथ अफ्रीका से हैं, शी इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो पहले ऑप्शन में आपको दिख रही हैं इशादी अमांडा, ये श्रीलंका से, इनको हरा के जीता। ये मिस वर्ल्ड थी, ठीक है, जो 2024 वाला हुआ था। और कैरोलिना मारिन तो ये बैडमिंटन प्लेयर है ना, इन्होंने ही पीवी सिंधु को जो रियो ओलंपिक्स था उसमें हराया था, फाइनल्स में गोल्ड मेडल जीता था, और पीवी सिंधु ने सिल्वर। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 78th बाफ्टा अवार्ड्स, तो कौन सी फिल्म है जिसने कि 78 बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? ओपेनहाइमर, अनोरा, द ब्रूटलिस्ट, या फिर कॉन्क्लेव। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यार क्वेश्चन था, मैंने कोई क्वेश्चन मिस किया, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? हाँ पता नहीं क्यों लग रहा है, विटामिन डी की कमी की वजह से है बस, है ना। 78th बाफ्टा अवार्ड्स, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कॉन्क्लेव। ठीक है, ये जो है इसको ऑस्कर्स में मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और इसको जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होते हैं उसमें। क्लियर है? एंड देन बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म तो देख लिया, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, तो ये डायरेक्टर होंगे आपके ब्रेडी कॉर्बेट, ठीक है। इनको द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला था, ध्यान रखना, ठीक है। बेस्ट फिल्म तो कॉन्क्लेव थी, लेकिन द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का मिला। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे एड्रियन ब्रॉडी, इनको भी द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला। एक्ट्रेस में अगर बात करेंगे तो माइकी मेडिसन, और ये मिला इनको अनोरा के लिए, ठीक है, फॉर द फिल्म अनोरा, और ऊपर दोनों द ब्रूटलिस्ट के लिए। द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच सिटी होस्टेड द 9th एशियन विंटर गेम्स, तो 9वें एशियन विंटर गेम्स को किसने होस्ट किया? बीजिंग ने, हार्बिन ने, एची नगोया जापान ने, फिर टोक्यो जापान ने। 9th एशियन विंटर गेम्स की जब बात करेंगे तो किसने होस्ट किया? ये आपके होस्ट किए हार्बिन चाइना ने, एंड एची नगोया में, ओके ठीक है, एची नगोया में जो अगले एशियन गेम्स हो गए, ठीक है, जो एशियन गेम्स होंगे 2026 में वो होंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट 10th एशियन विंटर गेम्स की अगर बात करेगा तो ये सऊदी अरब में होंगे। देख रहे हो, सऊदी अरब, इतनी गर्मी पड़ती है, डेजर्ट है पूरा, वहाँ पर विंटर गेम्स होंगे। 2029 में होंगे, इस 2029 में होंगे ये, ठीक है, 2029 में। इसकी अगर बात करेंगे 9th एशियन विंटर गेम्स की, तो इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था बिन बिन एंड निनी। मोटो क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बेरर थे वो आरिफ खान एंड भवानी ठक्कर, ठीक है, ये इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरर्स थे। एंड टॉप किया था इसमें फर्स्ट नंबर पे अगर बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, टॉप तो चाइना नहीं किया होगा, ठीक है। एंड इंडिया इसमें 88 नंबर पे रहा, 88 पोजीशन पे, विदाउट अ मेडल। ऑलराइट, थैंक यू ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। हाँ थैंक यू एवरीवन, और हमारे ख़त्म होते हैं आज के 20 क्वेश्चंस।
वो वाला क्वेश्चन मैं कल लेके आऊँगा, ठीक। क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं, थिंक जसराज जी पे था, क्या था, कोई नहीं, तो कल करते हैं उस क्वेश्चन को। एंड अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे। और कोर्सेज सेक्शन में जाके आप नोट्स ले सकते हैं अगर आपको लगे, बाकी तो ये PDF अपलोड होती है पर हमारे SSC टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो लोग PTS नहीं लगा रहे हैं, अगेन गाइज यू आर मिसिंग इट, ठीक है, यू आर मिसिंग ऑन अ वेरी गुड थिंग। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप माई 11 सर्कल पे आएँ, आप ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि आप मेरे PTS में आएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज वो आपका जो है समय ख़राब करेगा और ये आपका करियर बनाएगा, क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। कल आपका PTS हुआ था, कैसा क्या स्कोर आया, अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया था कल का, और आज के में कितना क्या आया आपका? इसमें क्या दिक्कत है, तीनों ही सही होंगे भाई, तीनों ही सही है ना, करेक्ट पूछा ना। B12 का लिया, क्या करा, बहुत कम है। हाँ, ऐसा देखा गया है कि जिनका D कम होता है उनका B12 भी कम होता है। 20th क्वेश्चन में क्या हो गया, चिन दिया, क्या चिन दिया? अच्छा, करंट अफेयर छोड़ के 11 आए हैं, ओके। छोड़ते क्यों भाई करंट अफेयर्स को, गेस तो कर ही सकते हो कौन सा नेगेटिव मार्किंग हो रही है यहाँ पे। माधव कुमार झा, 1 मई को सब कुछ पता चल जाएगा आपको, फैटमैन लिटिल बॉय के बारे में सब कुछ, ठीक है। सिक्स कमिटीज़ कौन सी हैं इसमें, मौर्य वाले में पूछ रहे होगे ना, एक सेकेंड। 6 कमेटी हैं, एक तो आर्मी की, ठीक है, और वो कमेटी हैं, आप कुछ और लिख रहे हैं उसमें शायद कमेंट में, जो भी जिसने भी लिखा, ठीक है। आर्मी की है एक, हाँ, एलिफेंट की है एक, नेवी की है, ठीक है, आर्मी नेवी एलिफेंट, और एक घुड़सवार की है, एलिफेंट कैवलरी है, ठीक है, और एक ट्रांसपोर्ट है। 4 5 ही हुए ना ये तो, ट्रांसपोर्ट और एक चैरियट्स की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 6 कमिटीज़ ये थी जो बताई थी किसने, मेगास्थनीज ने। कभी क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं तो इसलिए मैंने बताया नहीं, ओके। आई वर्ल्ड जी, ये कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस होता है, कॉलेजियम सिस्टम होता है, नहीं होगा तो मैं कल इस पर क्वेश्चन रख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें होता क्या है कि जो जजेस होते हैं वो जजेस को ही अगले, या जो उनका उत्तराधिकारी होता है जजेस, उसको उसका नाम देते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट का उतना उसमें होता नहीं है, इससे एसोसिएटेड केस हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ जजेस केस। तो नहीं होगा तो कल मैं बताऊँगा। तो ये इस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लड़ाई भी होती रहती है, या फिर कोर्ट के बीच लड़ाई भी होती रहती है कि ऐसा कहाँ है, किस देश में सिस्टम है जहाँ पे कोर्ट के लोग खुद के लोगों को ही अपॉइंट कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़, इसको कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की बुक्स हैं उनकी, जैसे कि, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो कर्मयोग, राजयोग इनके बुक के नेम्स हैं, ठीक है। राजयोग, कर्मयोग इनके बुक्स के नेम्स हैं, ठीक है। गुड्डू जी, 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया था, तो हम ही तो बता रहे हैं कि 75 के क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में इसको 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ऊपर से, ओरिजिनली नहीं था डिफेक्शन वाले चीज़ को, कि अगर कोई उसके ग्राउंड में डिस्क्वालीफाइड है तो उसमें भी डिस्क्वालीफाइड होगा। डिफेक्शन सिर्फ यही मेंशन नहीं है, डिफेक्शन जैसे आर्टिकल 102 में अगर बात करेंगे तो अगर कोई उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाइड है तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा देखेगा, तो 102 में भी मेंशनड है और 10th शेड्यूल में भी लिखा हुआ है। टोटल 30 लेक्चर्स की बात करी थी मैंने स्टार्टिंग में, लेकिन आपको पता है एग्ज़ाम
का भी कुछ ये पोस्टपोन का है अभी, ठीक है। नया एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा तो देखते हैं उस हिसाब से। बाकी आप उसका टेंशन मत लो, मैंने और भी चीज़ें प्लान कर रखी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे हमारी पीवाई की सीरीज़ कंप्लीट होगी और अगर हमारे पास गैप रहेगा, अगर उतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आई हैव अ वेरी गुड थिंग आई हैव मेरे दिमाग में जो है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी फैट मैन लिटिल बॉय तो बस आपका इंतज़ार नज़दीक है, बहुत नज़दीक है मैं कहूँगा। फर्स्ट मेरे को सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ऑलराइट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द लेक्चर एंड मिलते हैं कल, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए बस, मैं तो आपसे यही बोलूँगा। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू।